1 is differentiable at x equal to 1, find a and b। तो हमें a और b की वैल्यू निकालनी है। मान अब देखो यहाँ पर क्या है, एक चीज समझो, मैंने कल तुम्हें एक ट्रिक बताई थी, इसका डिफरेंशियल कर लो, तो इसे रफ में चेक करने के लिए, और इसका डिफरेंशियल कर लो, और x की जगह 1 रख दो क्योंकि 1 पे चेक कर लो, तो b की वैल्यू क्या मिल जाएगी आपको? 5। अब b की वैल्यू 5 मिल जाएगी, लेकिन a की वैल्यू नहीं मिलेगी बेटा। सिर्फ यहाँ पर यदि आप डिफरेंशियलिटी लगाते हो तो डिफरेंशियलिटी से सिर्फ आपको b की वैल्यू मिलेगी, a की वैल्यू नहीं मिलेगी। और यदि मुझे a की वैल्यू निकालनी है तो मेरे को एक चीज पता है कि यदि कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो वो फंक्शन क्या होगा? यदि कोई भी फंक्शन डिफरेंशिएबल तो वो कंटिन्यूअस भी होगा। तो आप सबसे पहले कंटिन्यूटी चेक करेंगे इसमें, यदि a और b दोनों की वैल्यू निकालनी है। डिफरेंशिएबिलिटी से तो सिर्फ a की वैल्यू मिलेगी, तो आप क्या बोलोगे? फंक्शन f(x) is continuous, is differentiable at x equal to 1, so it will also be continuous at x equal to 1। तो ये x equal to 1 पे कंटिन्यूस भी होगा। यदि ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो x equal to 1 पर कंटिन्यूस भी होगा। समझना आया? यदि ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो कंटिन्यूस भी होगा। तो सबसे पहले मैं कंटिन्यूटी चेक करूंगा, कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 1। लेफ्ट लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस x स्क्वायर प्लस 3x प्लस a 1 रख दो, तो हमारी लेफ्ट लिमिट आ गई बेटा 5 प्लस a, सॉरी 4 प्लस a। दिस इज द लेफ्ट लिमिट ऑफ द फंक्शन। तो इसका लेफ्ट लिमिट आ गया आपका 4 प्लस a। The left limit is equal to 4 plus a. Now right hand limit. Limit x tends to 1 plus bx plus 2, x की जगह 1 रख दीजिए, तो इसकी राइट हैंड लिमिट आ गई b plus 2। Now value of function f1 इक्वल टू 1, देखो ऊपर वाले पे लग रहा है, ये आ गया 4 प्लस a। तो therefore 4 plus a इक्वल टू b plus 2 इक्वल टू 4 plus a। तो यहाँ से हमारी a इक्वल टू b माइनस 2, ये हमारी a की वैल्यू आ गई b माइनस 2, a इक्वल टू b माइनस 2। तो पहला काम तो हमें ये करना पड़ेगा भाई, a इक्वल टू b माइनस 2, ये हमारी a की वैल्यू आ गई। चलिए अब आगे करते हैं। तो ये तो कंटिन्यूटी इक्वल करने पर हमारा काम आ गया। इसमें कोई डाउट है बेटा किसी को? नो सर। नो सर। हाँ, तो a की वैल्यू b माइनस 2 आ गई हमारी। अब हम डिफरेंशिएबिलिटी की बात करेंगे। डिफरेंशिएबिलिटी, नाउ डिफरेंशिएबिलिटी एट x इक्वल टू 1। डिफरेंशिएबिलिटी एट x इक्वल टू 1। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव से पहले 1 माइनस h निकालेंगे हम। तो 1 माइनस h हो गया 1 माइनस h का होल स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1 माइनस h प्लस 1 प्लस h स्क्वायर माइनस 2h प्लस 3 माइनस 3h प्लस 8, ये आ गया h स्क्वायर माइनस 5h प्लस 4 प्लस 8। तो ये तो f1 माइनस h की वैल्यू होगी। फिर हम वैल्यू निकालेंगे f1 प्लस h की।
तो ये आ गया आपका 1 + h का होल स्क्वायर, सॉरी 1 + h में तो b इंटू 1 + h प्लस a, तो ये आ गया b + bh प्लस a, और f1 हम निकाल चुके हैं पहले 4 + a। ये तीनों वैल्यू निकाल लीजिए ताकि आपकी डिफरेंशियबिलिटी आराम से निकल जाए। ये हमने तीनों वैल्यू निकाल ली ताकि हमारी डिफरेंशियबिलिटी आराम से। अब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, राइट हैंड डेरिवेटिव। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, लिमिट h टेंड्स टू 0 f1 - h माइनस f1 अपॉन माइनस h, वैल्यू रख देंगे। 1 - h की वैल्यू हमारी आ रही है h स्क्वायर माइनस 5h प्लस 4 प्लस a, f1 की वैल्यू आ रही है -4 माइनस a अपॉन माइनस h, 4 से 4 कैंसिल हो गया, a से a कैंसिल हो गया, ऊपर से h कॉमन आ गया। लिमिट h टेंड्स टू 0, h कॉमन आ गया हमारा, तो h -5 अपॉन माइनस h, लिमिट ये कैंसिल हो गया, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आ गया आपका 5। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव विल बी इक्वल टू 5। यहाँ से हमारी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू 5 आ गई। नाउ राइट हैंड डेरिवेटिव, मैं समझू राइट हैंड डेरिवेटिव, लिमिट h टेंड्स टू 0 f1 + h अपॉन h, नाउ लिमिट h टेंड्स टू 0, f1 + h की वैल्यू हमारी है आ गई b + bh प्लस a, -4 माइनस a अपॉन h। बेटा f1 + h पे क्या वैल्यू दी है? bh + 2 थी ना, आपने यहाँ a लिख दिया। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, ये आ गया bh प्लस माइनस a प्लस b -2। अब a की वैल्यू क्या थी भाई? a की वैल्यू क्या आ रही थी? b -2, तो यहाँ a की वैल्यू b -2 रख दो। माइनस a है तो माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, -b + 2 प्लस b -2 अपॉन a। देखो ध्यान से सब कैंसिल हो गया, और ऐसे एच भी कैंसिल हो गया, तो आपके लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कितना आ गया? b आ गया। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू b, सॉरी राइट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू b। नाउ बिकॉज fx इज डिफरेंशिएबल, fx डिफरेंशिएबल है, therefore b इक्वल टू 5। b का वैल्यू लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव को देगा, तो यहाँ से हमारा b का वैल्यू 5 आ गया। क्योंकि आपका ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है इसलिए b का वैल्यू 5 आ गया। अब मुझे क्या गिवन था? a इक्वल टू b का वैल्यू 5 आ गया, तो a का वैल्यू कितना आ गया? इस तरह से a और b की वैल्यू निकालना, ये तरीका है a और b की वैल्यू निकालने का। तो इसका मतलब कोई फंक्शन यदि कंटिन्यूअस है तो और डिफरेंशिएबल है तो वो कंटिन्यूअस भी होगा। तो हमने यहाँ पर उसकी डिफरेंशियबिलिटी चेक कर ली, कंटिन्यूटी चेक कर ली, उससे हमें एक रिलेशन मिल गया, फिर डिफरेंशियबिलिटी चेक कर ली, वहां से एक रिलेशन मिल गया ये, और फिर इसको हमने सोल्व कर लिया। तो b
बी का वैल्यू 5 आ गया, ए का वैल्यू 3 आ गया। एको करते हैं इसी टाइप की प्रॉब्लम ताकि आपको आइडिया लगे। लिख लो उसको। सेम टाइप की प्रॉब्लम सैंपल पेपर में गिवन थी एक टाइम पर। भाई इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं है डिफरेंशियलिटी में। एक और प्रॉब्लम कराऊंगा बस, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। प्रूव दैट द फंक्शन नहीं, प्रूव दैट नहीं, if the following function is differentiable at x equal to 2, find the values of a and b. Find the values of a and b. fx given है आपको x स्क्वायर x लेस देन इक्वल टू 2 और ax प्लस b x इज ग्रेटर देन। सेम कंसेप्ट है बेटा, कोई अलग नहीं है। अगेन हमें दो वैल्यू निकालनी है, तो दो वैल्यू तो एक इससे तो नहीं आएगी डिफरेंशियलिटी, दो वैल्यू तो नहीं आएगी। आपको यहाँ पर भी क्या करना पड़ेगा, कंटिन्यूटी चेक करनी पड़ेगी। भाई कभी भी दो अननोन वैल्यू निकालनी है और डिफरेंशियल गिवन है तो आपको उससे पहले कंटिन्यूटी चेक करनी पड़ेगी, मतलब कंटिन्यूटी भी यूज करनी पड़ेगी। तो आप कैसे करेंगे, बिल्कुल सेम प्रॉब्लम बता रहा हूँ और ये भी आपका सैंपल पेपर में आ चुका है। If function f(x) is differentiable at x equal to 2, then it will be also continuous at x equal to 2. तो वो x equal to 2 पर कंटिन्यूस भी होगा। यदि कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो वो x इक्वल टू 2 पर कंटिन्यूस भी होगा। Now continuity at x equal to 2. Left hand limit. Limit x tends to 2 minus x square. रख दो x स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 आ गया, वही लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू हमारी 4 आ गई। राइट हैंड लिमिट, लिमिट x tends to 2 plus ax plus b 2 plus b 2a plus b आ गया। f2 2 का स्क्वायर 4, तो therefore 2a plus b इक्वल टू 4। फर्स्ट इक्वेशन 2a plus b इक्वल टू 4। तो ये तो हमारा a और b में एक रिलेशन आ गया, 2a plus b इक्वल टू 4। पहला पॉइंट। Now differentiability at x equal to 2. Differentiability at x equal to 2. Left hand derivative. Limit x tends to 2 minus, सॉरी लिमिट नहीं, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, पहले तो ये वैल्यू निकालनी पड़ेगी 2 माइनस एच 4 प्लस एच स्क्वायर माइनस 4, फिर एफ 2 प्लस एच ए इंटू 2 प्लस एच प्लस बी, ये आ गया 2a प्लस ए एच प्लस बी,
और f2 की वैल्यू तो हम निकाल ही चुके हैं, तो ये तीनों वैल्यू पहले निकाल दीजिए ताकि आपको वहां पर इजी पड़ जाए। अब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, लिमिट h टेंड्स टू 0 f2 माइनस h माइनस f2 अपॉन माइनस h। लिमिट h टेंड्स टू 0 2 माइनस h की वैल्यू है हमारी 4 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4h माइनस 4 अपॉन माइनस, ऊपर से h कॉमन आ गया तो h माइनस 4 अपॉन माइनस h, लिमिट लगा दोगे तो सिर्फ क्या आ गया इसकी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव 4 के इक्वल आ गया। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन इज इक्वल टू 4। नाउ राइट हैंड डेरिवेटिव, लिमिट h टेंड्स टू 0 f2 प्लस h माइनस f2 अपॉन h। लिमिट h टेंड्स टू 0 2 प्लस h पे वैल्यू क्या थी भाई 2a प्लस ah प्लस b माइनस 4 अपॉन h, और 2a की वैल्यू क्या थी 2a प्लस b की वैल्यू क्या थी, तो 2a प्लस b की वैल्यू 4 रख दी। तो राइट हैंड डेरिवेटिव किसके इक्वल आया, a के इक्वल। राइट हैंड डेरिवेटिव 2a प्लस b की वैल्यू 4 के इक्वल है तो वो 4 रख दी। तो आपका राइट हैंड डेरिवेटिव a के इक्वल आ गया। Now because f(x) is differentiable at x equal to 2, so therefore a equal to 4, a का वैल्यू 4 आ गया। Now 2a plus b equal to 4, a का वैल्यू 4, बेटा यहाँ से b का वैल्यू क्या आ गया माइनस, ये a और b की वैल्यू तो बिल्कुल सेम कंसेप्ट है, कहीं पे भी अलग कंसेप्ट नहीं था। इस तरह से हम इसको सोल्व करेंगे। तो ये हमारी डिफरेंशियबिलिटी की बात है। अब मैंने तुमसे बोला था लास्ट में मैं क्या कराऊंगा, कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी पर मिक्स प्रॉब्लम करवाऊंगा। कौन सी, एवरीवेयर कंटिन्यूअस एवरीवेयर डिफरेंशियल वाले से, मतलब जो भी आने के चांसेस है यहाँ तक जितना करवाए इसी पे आने के चांसेस रहेंगे। दादा discuss the continuity and differentiability. Discuss the continuity and differentiability of the function f(x) equal to modulus x plus modulus x minus 1 in the interval minus 1, 2. In the interval minus 1, 2. मुझे -1, 2 ओपन इंटरवल पर इसकी कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी निकालनी है।
अब देखो -1, 2 पर यदि मुझे इसको डिफाइन करना है तो पहले तो नंबर लाइन पे आ जाएगी, ये 0 पे हो रहा है और ये 1 पे हो रहा है। इधर आपका फिर अब ये इतना बना दिया, अब कितने इंटरवल बने? 3 बने भाई, -1 से 0 एक इंटरवल। तो पहला देखो, अब x इक्वल टू -1 से 0, देखना इधर -1 से 0 पहला इंटरवल, तो 0 पे इंक्लूड मत करो, ये -1 पर भी इंक्लूड नहीं है। -1 से 0, -1 से 0 के बीच में मैंने क्या बोला था, दोनों क्या होंगे भाई? -1 से 0 इधर आ रहा है ना, तो दोनों नेगेटिव होंगे। तो ये नेगेटिव होगा तो कितना आएगा? -1, और ये भी नेगेटिव होगा तो ये भी माइनस। तो इसको मैं सोल्व कर लेता हूँ, क्या आ गया भाई फंक्शन? -2x। अच्छा, 0 से 1 कौन पॉजिटिव होगा? मॉडुलस x। भाई मैं उसी तरह से अरेंज है, पहले 0 आ रहा है फिर 1 आ रहा है, तो पहले 0 वाले को लिखोगे फिर 1 वाले को लिखोगे। नाउ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन 1, तो ये तो पॉजिटिव और ये नेगेटिव, इसको सोल्व किया तो 1 आ गया। और तीसरा फंक्शन है x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लेस देन 2, तो दोनों पॉजिटिव, तो कितना आ गया? 2x। ये फंक्शन आपका डिफाइन है। और चाहो तो आप वैल्यू रख के भी दे सकते हो, जैसे आपका -1 से छोटा कोई भी वैल्यू ले लो, सॉरी -1 और 0 के बीच में कौन आ रहा है? कुछ भी, -0.5 रख लो, तो -0.5 पे ये भी नेगेटिव ये भी नेगेटिव, इसलिए मैंने दोनों को नेगेटिव लिया। फिर 0 से 1 के बीच में जैसे आपने लिया 0.5, तो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो मैंने इसको पॉजिटिव लिया इसको नेगेटिव लिया, और दोनों पॉजिटिव, तो ये हमारा डिफाइन होके ये बन गया -2x प्लस 1, जब x की वैल्यू -1 से 0 के बीच में, फिर 1 जब x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन 1, और फिर 2x माइनस 1 जब x की वैल्यू 1 से लेकर, लिख लीजिए भाई, ये फंक्शन डिफाइन कर दिया मैंने -1 से 2 के बीच। ये हमने फंक्शन डिफाइन कर दिया -1 से 2 के बीच। ये आया था CBSE 2015 में, ये प्रॉब्लम CBSE 2015। अब आपको इसमें कंटिन्यूटी भी निकालनी है और डिफरेंशियबिलिटी भी निकालनी है। कंटिन्यूटी भी निकालनी है और डिफरेंशियबिलिटी भी। नाउ कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू, भाई पहले आपका हम बात करें, when x is greater than -1 less than 0, भाई fx क्या है? -1 और 0 के बीच में क्या है fx? 2x माइनस 1। ये कौन सा फंक्शन है भाई, कौन बताएगा? 2x माइनस 1 कौन सा फंक्शन कहलाता है? पॉलिनोमियल। कौन सा फंक्शन कहलाता है? और पॉलिनोमियल फंक्शन हर जगह कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल होता है। अच्छा, -2x, कोई दिक्कत नहीं, वो रख लेता है। -2x प्लस 1, -2x प्लस 1 एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, और पॉलिनोमियल फंक्शन हर जगह कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल होता है। fx इक्वल टू -2x प्लस 1 इज ए पॉलिनोमियल, तो आप क्या लिखोगे? fx इज ए, ये जनरल आ गया भाई, fx इज ए पॉलिनोमियल फंक्शन which is everywhere continuous and differentiable. Everywhere continuous and differentiable. Therefore, fx is continuous and differentiable on -1 to 0, या x is greater than -1 and less than 0। भाई आपका ये तो प्रूव हो गया कि fx जो है -1 से 0 के बीच में है,
कंटिन्यूस भी है और डिफरेंशियल भी है, ये हमारा प्रूव हो गया। एफ एक्स इक्वल टू -2x + 1, एक्स इज ग्रेटर देन -1 है लेस देन 0 के बीच में है, कंटिन्यूस भी है और डिफरेंशियल भी है। तो ये तो पहली चीज प्रूव हो गई। अब मैं 0 से 1 की बात कर लेता हूँ। 0 से 1, when x is greater than 0 less than 1। अब ये लिखना पड़ेगा बेटा, आप ऐसे ये लेंथी प्रॉब्लम है ये। बोलो 0 से 1 के बीच में एफ एक्स क्या आ रहा है? कौन सा फंक्शन है? इसको क्या बोलते हैं भाई? एफ एक्स इक्वल टू 1 को कौन सा फंक्शन बोलते हैं? कांस्टेंट फंक्शन। तो आप बोलोगे एफ एक्स इज ए कांस्टेंट फंक्शन, एफ एक्स इज ए कांस्टेंट फंक्शन which is everywhere continuous and differentiable, which is everywhere continuous and differentiable। Therefore f(x) is continuous and differentiable, for all x greater than 0 less than 1। f(x) is continuous and differentiable for all x greater than 0 less than 1। तो ग्रेटर देन 0 लेस देन 1 के लिए हर जगह कंटिन्यूस और डिफरेंशियल है। फिर तीसरा रीजन, व्हेन x इज ग्रेटर देन 1 लेस देन 2, f(x) इक्वल टू 2x + -1। कौन सा फंक्शन है? बोलो भाई सब अब तो, अरे ऑनलाइन बोलो भाई कौन सा फंक्शन है ये? f(x) इक्वल टू 2x। पॉलिनोमियल फंक्शन सर। पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल फंक्शन इज एवरीवेयर कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशियल। तो आप बोलोगे f(x) इज ए पॉलिनोमियल फंक्शन which is everywhere continuous and differentiable, which is everywhere continuous and differentiable। Therefore f(x) is continuous and differentiable on 1 to 2, x is greater than 1 less than 2। ये आपका इंटरवल आ गया कि 1 और 2 के बीच में फंक्शन कंटिन्यूस और डिफरेंशियल है। तो इसकी चीज तो हमने प्रूव कर दी भाई कि 1 और 2 के बीच में आपका, मतलब हमने इंटरवल में प्रूव कर दिया, बस पॉइंट बाकी रह गया। बस कौन कौन सा पॉइंट बाकी रह गया? -1 से 2 के बीच में कौन कौन सा पॉइंट आ रहा है? बस एक तो 0 आ रहा है और एक 1 आ रहा है। मतलब मुझे सिर्फ 0 और 1 पे कंटिन्यूटी चेक करनी है, बाकी सब पे चेक कर दी, बस 0 और 1 पे बाकी रह गई। तो 0 और 1 पे हमें कंटिन्यूटी भी चेक करनी है और डिफरेंशियलिटी भी चेक करनी है। भाई जनरल हम प्रूव कर चुके हैं कि हर फंक्शन आपका कंटिन्यूस और डिफरेंशियल है। -1 से 0 के बीच में पॉलिनोमियल था इसलिए कंटिन्यूस एंड डिफरेंशियल। 0 से 1 के बीच में कांस्टेंट फंक्शन आ रहा था इसलिए कंटिन्यूस एंड डिफरेंशियल। 1 से 2 के बीच में पॉलिनोमियल फंक्शन आ रहा था इसलिए कंटिन्यूस एंड डिफरेंशियल। अब बचा है एक तो x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 1। तो सबसे पहले मैं चेक कर रहा हूँ कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 0। अब पॉइंट पे आ गया भाई, इंटरवल पे तो हो गया चेक। कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 0। सर अगर कोई भी वेरिएबल होगा तो वो भी पॉलिनोमियल फंक्शन होगा क्या? क्या बेटा? कोई भी वेरिएबल जैसे x है तो वो पॉलिनोमियल फंक्शन है क्या सर? बिल्कुल पॉलिनोमियल भाई, पॉलिनोमियल फंक्शन होता है जैसे x स्क्वायर x की ऊपर इवन आपकी पॉजिटिव पावर आनी चाहिए, वो पॉलिनोमियल होता है। जैसे मैं एग्जांपल, पॉलिनोमियल का मतलब ये होता है, मैंने आपको बोल दिया x³ + 3x + 2, दिस इज पॉलिनोमियल। मैंने बोल दिया x³ - 1/4, पॉलिनोमियल। मैंने बोल दिया x² + 4/5 या x² + √7, पॉलिनोमियल। लेकिन आपने बोल दिया 1/x² + 5x + 5, ये पॉलिनोमियल नहीं है।
दिस इज नॉट ए पॉलिनोमियल फंक्शन, ये पॉलिनोमियल नहीं है, ये भी पॉलिनोमियल नहीं है, मतलब कभी भी अपॉन में रूट में या कुछ भी आ जाए तो फिर पॉलिनोमियल नहीं है, लेकिन ये पॉलिनोमियल है, ये पॉलिनोमियल है, ये पॉलिनोमियल। पॉजिटिव पावर आनी चाहिए वो पॉलिनोमियल होगा। आपका अपॉन माइनस में पावर आ जाए या कुछ और पावर आ जाए तो पॉलिनोमियल नहीं होगा। पॉजिटिव का मतलब है पॉजिटिव होल नंबर आनी चाहिए पावर, मतलब ऐसा नहीं है आप बोलो सर ये पॉलिनोमियल है ना, ये भी पॉलिनोमियल नहीं है क्योंकि आपका 3/2 आ रहा है। पॉजिटिव या होल नंबर आनी चाहिए बच्चा, 1 2 3 4 ये आनी चाहिए, ठीक है। लेफ्ट हैंड लिमिट -2x + 1, लेफ्ट हैंड लिमिट 1 आ रहा है, राइट हैंड लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 + 1, वैल्यू ऑफ फंक्शन f0, बेटा f0 1 पे है, तो बिकॉज लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन, तो ये तो therefore f(x) इज कंटिन्यूअस एट x = 0। भाई 0 पे तो कंटिन्यूअस है, बोला ना कंटिन्यूटी डिफरेंशियलिटी अब निकालना बड़ा आसान काम है, एक बार ये भी बता देता हूँ। कंटिन्यूटी x = 0 पर कंटिन्यूअस, एक काम करता हूँ मैं, x = 0 पर अब मैं डिफरेंशियलिटी चेक कर देता हूँ। लेंदी जरूर है क्योंकि सब कुछ निकालने के लिए बोला है उसने, तो डिफरेंशियलिटी एट x = 0, f0 - h 2h + 1, f0 + h 1 और f0 1, तो therefore लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव लिमिट x टेंड्स टू 0 f0 - h -f0 अपॉन -h, 0 - h की वैल्यू आ रही है आपकी 2h + 1 -1 अपॉन -h, तो बेटा इसकी वैल्यू आपकी -2 आ गई लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। राइट हैंड डेरिवेटिव लिमिट x टेंड्स टू 0 f0 + h -f0 अपॉन h, f0 + h की वैल्यू 1 है, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 - 1 0 आ गया, तो बताओ 0 पर डिफरेंशिएबल है क्या, बिकॉज LHD इज नॉट इक्वल टू, therefore f(x) is not differentiable at x = 0, तो बेटा ये x = 0 पे डिफरेंशिएबल नहीं है, 0 पे कंटिन्यूअस था लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं है, ये आ गया भाई, 0 पे कंटिन्यूअस था लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं है। अब 1 पे कंटिन्यूटी और डिफरेंशियलिटी निकालेंगे। Now continuity at x = 1, लिमिट x टेंड्स टू लेफ्ट हैंड लिमिट 1 माइनस के लिए 1, RHL लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस के लिए तथा 1 प्लस के लिए 2x 1, वैल्यू ऑफ फंक्शन f1 2 × 1 - 1 = 1। देख लीजिए भाई तीनों वैल्यू सेम आ रही है, तो बिकॉज लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू f1, therefore f(x) is continuous at x = 1। Now differentiability at x = 1, लास्ट पार्ट खत्म। इसके बाद लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव पहले f1 - h निकालना पड़ेगा जो कि 1 है हमारा, f1 + h
1 + 2h आ गया और f1 बना गया। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव लिमिट h टेंड्स टू 0 f1 - h minus f1 upon minus h f1 - h की वैल्यू मेरी 1 0 आ गई। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव लिमिट h टेंड्स टू 0 f1 + h minus f1 upon h f1 + h की वैल्यू है हमारी 1 + 2h minus 1 upon h, तो 2 आ गई बिकॉज लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, देयरफॉर f(x) इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x = 1। इसका मतलब कंटिन्यूअस तो था ये हर जगह, लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं था 1 और 2। तो ये इसका लेंदी प्रॉब्लम सीबीएसई 2015 में आया था बेटा, 4 मार्क्स का ही था बस, जिसमें आप उसने सब कुछ निकालने के लिए बोल दिया, कंटिन्यूटी चेक कर ली, इंटरवल में चेक करवा लिया। ठीक है जी। हाँ जो था आप क्या कर सकते। अब एक लास्ट प्रॉब्लम और ये आपका कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी कंप्लीट हो गया। Prove that greatest integer function is everywhere continuous. Prove that greatest integer function is everywhere continuous except at the integer point. Except at the integer point. हमें ये प्रूव करना है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हर जगह कंटिन्यूअस है, सिर्फ इंटीजर्स के अलावा, इंटीग्रल पॉइंट्स के अलावा हर जगह कंटिन्यूअस है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इज एवरीवेयर कंटिन्यूअस एक्सेप्ट एट इंटीजर फंक्शन। भाई ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जानता तो है कि नहीं जानते? कोई है जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन नहीं जानता हो तुम में से? क्या होता ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन? 2.17 का ग्रेटेस्ट इंटीग्रल वैल्यू कितनी होगी? 2। ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ये होता। 3.57 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा? 3। माइनस 2.93 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा? -3। -3 बिल्कुल सही है, -3। माइनस 4.97 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा? -5। उससे पहले वाला इंटीजर, इसको बोलता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो ये बोल रहा है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हर पॉइंट पर आपका कंटिन्यूअस होता है, लेकिन वो उसके इंटीग्रल पॉइंट पर कंटिन्यूअस नहीं होता। इंटीग्रल पॉइंट पर कंटिन्यूअस नहीं होता। अब कैसे नहीं होता अभी चेक करते हैं। Let capital C be any arbitrary integer, any arbitrary integral point.
arbitrary integer such that f c minus h equal to c minus 1, अभी समझा दूंगा, और एफ सी इक्वल टू सी प्लस एच इक्वल टू एफ सी, और एफ सी इक्वल टू एच सी हो गया। बोलो ये समझ में आया क्या? या ऐसे बोलो, ऐसे भी बोल सकते, सी की वैल्यू यदि सी माइनस 1, एक सेकेंड सही लिखा था, चलो बोलो, इसमें कोई दिक्कत है क्या? एफ सी माइनस एच की वैल्यू एफ सी माइनस 1 हो गई। सी क्या इंटीजर है, एच आपका नेग्लिजिबल वैल्यू है, सी में से एच को माइनस करोगे, अब जैसे ये है सी, ये रहा, ये सी माइनस 1 है, ये सी माइनस 2 है, बोलो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा? सी c इंटीजर minus 1 सी माइनस 1 आएगा। अच्छा, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा? सी, और इसका c ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा? c सी माइनस 1, क्यों? सी का तो सी आएगा ना, सी का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है? सी, तो सी का तो सी ही आएगा ना। अरे सी एक इंटीजर है, आर्बिट्रेरी इंटीजर, तो सी का तो सी आएगा, सी प्लस एच का भी सी आएगा, और सी माइनस एच का क्या आएगा? सी माइनस। अब इसकी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट एक्स टेंड्स टू सी माइनस एफ एक्स ग्रेटेस्ट इंटीजर है, put x equal to c minus h, then h tends to 0, limit h tends to 0, greatest integer of c minus h। और अभी मैंने क्या बोला? ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ c माइनस h क्या होगा बेटा? ऊपर लिख लेना एफ एक्स इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर है, तो c माइनस h का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा? बोल दीजिए, c माइनस 1, बताई दिया अभी। और एच चलिए c प्लस, put x equal to greatest integer h, put x equal to c plus h, then h tends to 0, limit h tends to 0, greatest integer of c plus h, c plus h का greatest integer क्या होगा? c होगा, वैल्यू ऑफ फंक्शन एफ सी। Now because left hand derivative, left hand limit is not equal to right hand limit, so therefore f(x) is discontinuous at all integer points, at all integer points। तो f(x) discontinuous होता है हर integer point, f(x) is discontinuous at all integer points। लीजिए, अब हम बात कर रहे हैं भाई इंटीजर पे, तो आपका हो गया। Now let k is any real number other than integer, let k is any arbitrary
real number other than integer such that k lies between c minus 1 and c, और k किसके बीच में लाई कर रहा है? दो इंटीजर के बीच में लाई कर रहा है, करेगा इसे? भाई आपका k कोई भी एक आर्बिट्रेरी रियल नंबर है, जो कि हम मान रहे हैं कि कोई भी आर्बिट्रेरी c आर्बिट्रेरी इंटीजर था, तो उसके बीच में लाई करेगा। अब बेटा यदि k c माइनस 1 और c के बीच में लाई कर रहा है, तो बेटा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ k माइनस h क्या होगा? c माइनस 1 होगा। अभी समझा दूंगा कैसे होगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ k प्लस क्या होगा? ये भी c माइनस 1 होगा। नहीं पकड़ खाएगा, अभी समझा रहा हूँ, बता रहा हूँ मैं, रुक जा। ये दो इंटीजर c माइनस 1 और c, इसके बीच में ये आपका कोई भी आर्बिट्रेरी रियल नंबर k, बोलो इसकी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होगा? ये है आपका k प्लस h, बोलो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा? k कैसे होगा? इंटीजर होता है तो इंटीजर तो ये है c माइनस 1 होगा, और ये k माइनस h, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा? c माइनस 1। तीनों का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा? c माइनस 1। इंटीजर नहीं है ना, इंटीग्रल पॉइंट इंटीजर, ग्रेटेस्ट इंटीजर का मतलब इंटीजर आएगा। जैसे मैं एक एग्जांपल लेते के बोलता हूँ, k की वैल्यू 2.99999, अब 2.99 माइनस h करूंगा तो भी 2 आएगा, 2.99 प्लस h करूंगा तो भी 2 आएगा, क्योंकि 2h मतलब बहुत नेग्लिजिबल वैल्यू, वो 3 तक नहीं पहुंचेगी, और 2.99 का ग्रेटेस्ट इंटीजर करूंगा तो भी 2 आएगा, तो बेटा c माइनस 1 ही तो आएगा, इसलिए बोल रहा हूँ। लेफ्ट हैंड लिमिट, limit x tends to k minus, put x equal to k minus h, then x tends to 0. So limit x tends to 0, greatest integer of k minus h, this is equal to c minus, बता चुके हैं पहले। तो इसका लेफ्ट हैंड लिमिट आ गया k c माइनस, और लिमिट x tends to k plus, put x equal to k plus h, then x tends to 0. Limit x tends to 0, greatest integer of k plus h, again c minus, value of function f k c minus। इसका मतलब इसकी तीनों वैल्यू सेम आ रही है, तो therefore LHL equal to RHL equal to fk, so fx is continuous at all, at everywhere continuous except its integer points, सिर्फ इंटीजर पॉइंट्स के अलावा हर जगह कंटिन्यूस। fx is everywhere continuous except it is integer points, इंटीजर पॉइंट्स के अलावा हर जगह कंटिन्यूस है। चलिए 2 मिनट के बाद हम मिलते हैं, 2-3 मिनट के बाद वापस से नेक्स्ट आपका डिफरेंशियल इक्वेशन की डिवीजन।